आदरणीय माताएं बहनें, डीजे साहब लेबर श्री सुशील शर्मा जी, डॉक्टर आसिफ अरोड़ा जी, श्री दुर्गेश बांगड़ जी, श्री बीएम व्यास जी, श्री आर के जैन साहब, आज के संयोजक श्री कुणाल जी ओझा, श्री प्रमोद जी तिवारी, एनसीसी के सभी कैडेट, स्काउट गाइड से आए छात्र, यहाँ पधारे हुए सभी महानुभाव, श्री प्रमोद जी तिवारी, डीवाईएसपी श्री नरेंद्र जी और रामचंद्र जी, एवं भीलवाड़ा के सभी प्रेस के सम्मानित सदस्यगण, मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर के, और दस्तक संस्थान के बारे में भी जानकारी मिली थी, उनकी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिली थी। आज का कार्यक्रम युवा संवाद का है। उसी बिंदु पे मैं अपना व्यक्तिगत शेयर करना चाहूँगा। वैसे भीलवाड़ा से मेरे लिए सब कुछ व्यक्तिगत है, भले मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, बीच में मैंने सीमा सुरक्षा बल में भी काम किया, पर भीलवाड़ा मुझे अपना उतना ही अपना लगता है जितना मारवाड़, फरवरी, जोधपुर। इसलिए मैं थोड़ा आपको करीब 25 साल पीछे भी लेके जाऊँगा अपनी बातचीत शुरू करते समय। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे हम में से सभी अलग अलग एज ग्रुप के हैं, पर हम मान के चलते हैं कि जैसे कोई 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो किसी 80 साल के अपने बुजुर्ग के साथ मिलते हैं जिनके साथ वो एक स्कूल में पढ़े होते हैं, तो वो एकदम से उस उम्र में चले जाते हैं जैसे 10 साल के ही हों, और फिर उनकी कोई हरकत भी वैसी हो सकती है जैसे उनका शरीर साथ दे रहा है तो किसी पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ने की कोशिश कर लेंगे। तो ऐसे ही भीलवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने अपनी शुरुआत बहुत युवावस्था में की। मैं 25 साल का था उस समय, मैं 94 बैच से हूँ, मेरी प्रशिक्षण पूरा हुआ और 1996 में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई। तो उस समय जैसा एक बैच में रहता है, एक स्वस्थ कंपटीशन रहता है, मेरे अधिकांश बैचमेट जो थे वो डिविजनल हेडक्वार्टर में पोस्ट हुए, जो पुलिस की दृष्टि से रेंज हेडक्वार्टर हो गए, जैसे अजमेर है, जोधपुर है, कोटा है। तो मेरा प्रतिस्थापन भीलवाड़ा हुआ। मैं राजस्थान के रहने वाला हूँ, जीके के हिसाब से ध्यान भी रखते ही हैं मोटा मोटी सारे जिलों के बारे में, पर मेरे मन में एक हल्की सी कसक हुई। मेरे को लगा कि देखो सबको तो डिविजनल हेडक्वार्टर दे दिया, यहाँ खूब क्राइम होगा, ये सब लोग तो क्राइम के बारे में अच्छा सीखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अच्छा सीखेंगे, मेरे को इन्होंने भीलवाड़ा भेज दिया है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब जैसे होता है हर एक आदमी की अपनी डेस्टिनी होती है। तो मैं यहाँ पे आया, 2, 4, 5, 10 दिन सर्किट हाउस रहा, फिर जो अपना पुलिया है अजमेर रोड पे, उसके पास मेरा मकान है, वहाँ शिफ्ट हुआ। तो मेरे को 5-10 दिन में ही लग गया कि पुलिस मुख्यालय में बैठे जिन भी अधिकारी ने मुझे भीलवाड़ा में पदस्थापित किया है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है। ये मेरे जो मुझे समझ उस समय आई, और बाद में आज भी जब हम वापस दूसरी भूमिका में हैं, हमको कोई युवा IPS को पदस्थापित करना होता है, तो मेरा भीलवाड़ा सबसे पहली प्रायोरिटी में रहता है, चाहे कोई भी आए, चाहे असिस्टेंट SP का है, या आजकल हमारी एक नई व्यवस्था है, SP बनने से पहले एडिशनल SP का भी अनुभव जैसे लेते हैं। यहाँ पे भी आई बहुत अच्छी डायनेमिक महिला अधिकारी श्री ज्येष्ठा मैत्री वो काम कर रही हैं। तो हमारा मेरे उस अनुभव के कारण ही जहाँ मेरे को मौका मिलता है, जहाँ बताने का मौका मिलता है, मेरा हमेशा रहता है कि कोई युवा IPS यहाँ आके हमेशा काम करे, क्योंकि इस शहर के अंदर सारी चीज़ों का समन्वय है, क्राइम भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, प्रवासी मजदूर भी यहाँ रहते हैं, उद्योग भी हैं, फाइनेंशियल क्राइम भी है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, सारे इंग्रेडिएंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे वास्तव में जो भी थोड़ी देर पहले कहा गया, एक यहाँ पे एक अलग ऊर्जा है। मैं ये बिल्कुल दिल की बात कह रहा हूँ कि यहाँ की एक अलग ऊर्जा है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप करनी हो, अपने जॉब को अच्छे से करना हो, तीज त्योहार मनाने हो, तो हर चीज में यहाँ पे बहुत ऊर्जा है, और ऊर्जा ही अपने आप में एक युवा चीज को निरूपित करती है। तो इसलिए आपसे संवाद करते समय मैं एक युवा के रूप में ही संवाद कर रहा हूँ, और यहाँ आके मुझे युवा ही महसूस होता है, क्योंकि भीलवाड़ा की एक ऊर्जा है, एक अपनी तासीर है। और उसी के क्रम में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज हमारा जो देश है, लगभग 140 करोड़ की आबादी है, हमारे देश में युवाओं की बहुत बड़ी संख्या है, और एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है।
तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि युवा एक सही दिशा में काम करे। और आज हम चीजें देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले अलग चीज थी, आज तो हम चीजें देख रहे हैं। युवा अपने आप में समय के साथ बहुत जागरूक हुआ है, हर क्षेत्र में आगे आया है, चाहे वो शिक्षा का हो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप का हो। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, उसमें हमेशा एक लिमिट रहेगी, बेस्ट सिचुएशन में भी एक लिमिट रहेगी। इसलिए जो अपना काम है, अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और भीलवाड़ा अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप की मिसाल है। हम पुरानी पीढ़ी से भी सुनते आए हैं कि चाहे बाहर जाके किसी भी तरह का काम है, वो जो भीलवाड़ा के क्षेत्र के वासियों ने बढ़ाया है, और टेक्सटाइल का क्षेत्र हो चाहे एक ट्रैक्टर कंप्रेसर का काम हो, बहुत मूलभूत काम हो, या हर काम इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अपना जो ये चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा का जुड़ा हुआ क्षेत्र है, एक कुल्फी व्यवसाय है। आप चेन्नई में चले जाओ, आप नागालैंड चले जाओ, मणिपुर चले जाओ, आप कलकत्ता चले जाओ, कुल्फी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर काम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो एक बड़े उद्योग का हो या अपनी सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का हो। उसकी एक भीलवाड़ा मिसाल है। और मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमें अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत विकसित करना है। जो सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, जैसे मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये सभी जो गाइडेंस देते हैं, जिसके तत्वाधान में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है, बहुत अच्छी बात है। जो बाकी के क्षेत्र हमने देखे हैं, उसके अंदर भी युवाओं का अपना बहुत योगदान रहता है। आज जो चैलेंज हमारे सामने आ रहे हैं वो है, युवा दृष्टि से हम देखें तो ड्रग्स का चैलेंज वास्तव में बहुत गंभीर है। नए नए तरह की ड्रग्स आ गई हैं, सिंथेटिक नार्कोटिक सब्सटेंस आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर सकती है। इसलिए जैसा कि आज बताया गया, यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत विचारवान हैं। आप लोगों के ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारी है कि समाज को, युवाओं को इस चीज से दूर रखना, नशे पत्ते से दूर रखना। क्योंकि नशा पत्ता एक लिमिट के साथ, लिमिट से ज्यादा फैल जाता है तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था ट्विटर के ऊपर, कि एक मैंने नोट की कुछ पंक्ति लिखी हुई थी, तो उसमें लिखा हुआ था, पड़ोसी मुल्क से संबंधित है, उसमें एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था कि कार्यालय में बैठ के चरस पीना मना है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति आ गई होगी नशे पत्ते की। मेरी भारतीय भाषाओं में रुचि रहती है तो मैं उर्दू भी पढ़ लेता हूँ और भी कई भाषाएं पढ़ लेता हूँ। तो वो सोशल मीडिया में जो पड़ोसी मुल्क का, मैं बीच बीच में सोशल मीडिया भी देखता रहता हूँ, तो उस पर ये चीज लिखी हुई थी तो मैं शॉक्ड रह गया। और यदि हमने कंट्रोल नहीं किया तो नशे पत्ते की जो समस्या है कभी भी विकराल रूप ले सकती है। जिस समय मैं सीमा सुरक्षा बल में कार्य कर रहा था तो एक बार एक अन्य राज्य की, एक अन्य जगह की बात बताऊंगा कि वहाँ पर कोई बहुत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला था, तो इसलिए वहाँ पे कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगी थी, कई तरह की चीज लगी थी। तो वहाँ पर मैं गंभीरता को बताना चाह रहा हूँ आपको कि वहाँ के वो एक रूरल एरिया में जगह थी, तो वहाँ बढ़िया साफ सफाई होगी, वॉशरूम से बहुत बढ़िया फिनाइल वगैरह से अच्छे साफ सफाई थी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण लोग भी आने वाले थे। तो ऐसे ही लास्ट मिनट पे सारा कुछ चेक करते हुए मैंने वॉशरूम भी चेक किया, तो मैंने क्या देखा कि वॉशरूम बहुत साफ सफाई से है, फिनाइल की स्मेल आ रही है, बहुत धुला हुआ है, परंतु उस समय वहां पर कम से कम 15-20 सिरिंज पड़ी थी नशे पत्ते की। तो आप कल्पना कीजिए कि किस कदर नशे वाली चीज चली गई होगी कि इतने सारे इंतजाम के बीच में जो एडिक्ट था या जो लोग एडिक्ट थे वो रुक नहीं पाए। तो हमारे को उन एडिक्ट के लिए भी सोचना है कि वो इस चीज से जुड़े और उनकी कितनी बुरी स्थिति होगी। तो इसलिए मैं इस चीज को इसलिए बार बार कहना चाह रहा हूँ कि आज जो ये सिंथेटिक ड्रग्स है, एमडी है, दूसरी ड्रग्स है, ये इस लेवल पे आ चुकी हैं कि हमको जागरूक रह करके किसी के यूथ की लाइफस्टाइल में परिवर्तन आ रहा है, उसके जीने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है, तो बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच से, बिना किसी झिझक से आपको पुलिस अथॉरिटी को बताना है, आपको किसी जिम्मेदार आदमी को बताना है, और इस चीज में बहुत टाइम एनर्जी भी हम लगाएंगे तो हमारे समाज को हम बचा पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्षेत्र क्राइम का है। आज जो सूचना टेक्नोलॉजी है, आईटी है, ये बहुत बड़ी है और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमने कोविड का एक बहुत चैलेंजिंग टाइम देखा, उस समय हमारी शिक्षा
लगातार क्यों चलती रही? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो पाती थी। पर एक बात हमको सोचनी पड़ेगी कि किस समय हमको किस तरह की सूचना चाहिए, इस पे भी हमको एक लिमिट लगानी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा पुराने टाइम में ले जाता हूँ कि ये मानव का बेसिक स्वभाव है और अच्छा स्वभाव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, जानकारी चाहता है। तो एक ज़माने में जैसे आप में से भी जो थोड़ी ज़्यादा एज ग्रुप के हैं, हम लोग स्टूडेंट थे, तो जैसे बाजार से मान लो सब्जी भी लेके आए, धनिया भी लेके आए, तो पता चला वो लिफाफा जो है धर्मयुग का है और बाई चांस को ऐसा है कि भाई उसमें से कुछ पढ़ने को मिल रहा है। तो हमारा सबका अनुभव रहा होगा कि हम तुरंत उससे भी पढ़ते थे, या पहले किताबें कम मिलती थी, कहीं कोई किताब मिल जाए तो हम उसको पूरा पढ़ते थे। अब आज इंटरनेट में एक ऐसा वर्ल्ड है, सोशल मीडिया ऐसी दुनिया है जहाँ असीमित सूचना आ रही है, कई बार बिना वेरीफाइड सूचना भी आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि हमको तय करना पड़ेगा कि हमको कितनी सूचना चाहिए, हम इसको कितना समय देंगे और हम इसको किस रूप में लेंगे। अन्यथा जो ये इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी कई बार काम की नहीं होती। दूसरी बात ये है, नशे पत्ते से भी जुड़ी हुई है, इंटरनेट से भी जुड़ी हुई है, और इंटरनेट से जुड़े हुए गेमिंग एडिक्शन हो जाते हैं। हर चीज़ का अपना एक, गेमिंग के लिए कई लोग बोलते हैं कि वीडियो गेम्स का अपना फायदा है, उससे एक रिफ्लेक्स आदमी सीखता है। पर मैं इनकी एक अपर लिमिट की बात कर रहा हूँ कि एक बार मैं अमृतसर में था तो एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये नशा पता है, इसका क्या नुकसान है। हमारे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो और अच्छा जानते होंगे कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है दिमाग में, वो कई बार 20 साल तक, 25 साल की एज तक डेवलप होता है। जब हम ड्रग्स लेते हैं या इवन ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं या जिंदगी हमको ज़्यादा हाँ सुनने को मिलती है, जैसे हम जब बच्चे थे तो ना ज़्यादा सुनने को मिलती थी कि बाजार से ये लाना नहीं, ये करना नहीं, ये करना नहीं। उस नहीं का भी अपना एक फायदा था, उस नहीं का एक फायदा था कि जितना सेल्फ कंट्रोल आता है उस एज में ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और बढ़ता है। ये एक हमारी जो पुरानी सनातन जीवन पद्धति रही है उसमें डिसिप्लिन पे बहुत जोर रहता था। तो ज़्यादा चॉकलेट खाने से, ज़्यादा मीठा खाने से, ज़्यादा इंटरनेट, ज़्यादा इंफॉर्मेशन, अनफॉर्चुनेटली ये जो ड्रग्स हैं, नार्कोटिक्स ड्रग्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप नहीं होने देती। या जिंदगी में ज़्यादा हाँ, कम एज में ज़्यादा हर चीज़ में हकारा कि भाई ये लेना, ये कर लो, अच्छा ये करना, ये कर लो। कभी कम एज में ना सुनना भी अच्छा रहता है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होने से ये लाभ है, आदमी की डिटर्मिनेशन रहती है, आदमी में जीवटता रहती है, आदमी में एक लगन रहती है, जो हमारा वैसे भी एक लाइफ के अपने इतने चैलेंज होते हैं जिनका मुकाबला करने में हमको आराम रहता है, हमारे में एक पेशेंस डेवलप होती है। तो ये सारे जो एरियाज हैं, जो हम कई चीज़ें अपने जो हमारा परंपरागत जीवन शैली रही है उससे अच्छे पॉइंट्स पिकअप कर सकते हैं। और मॉडर्न युग में जो हमारे लिए जो चीज़ जितनी कीमती है हमको उसको उतनी ही अपनानी है, तो हम निसंदेह बहुत ऊंचे स्थान पे जाएंगे। और ये सदी जो है ये भारत की सदी है। वास्तव में आज जो हमारे युवा कर रहे हैं, मुझे बीच में थोड़ा जब मैं सीमा सुरक्षा बल में था बाहर जाने का भी मौका मिला, तो मैंने देखा बहुत अपने छोटे छोटे कस्बों से, आसीन है, केकड़ी है, सरवाड़ है, वहाँ से लोग, कोई अमेरिका के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी मेहनत से अपने को सेल्फ फाइनेंस करके पढ़ रहे हैं। तो जो एक आप लोगों में युवाओं में उत्साह है हमको बहुत आगे ले जाएगा। और जो ये सदी है, जो ये आगे समय है, ये भारत का ही समय है। और आज मुझसे पूर्ववक्ता श्री वी.एम. व्यास जी स्वामी विवेकानंद जी को भी याद कर रहे थे, उन्हीं की पंक्तियों से मैं समाप्त करना चाहूँगा। उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरानि बोधितः। उठो, जागो, और जब तक एम की प्राप्ति नहीं हो जाती तो